ठीक है मुनीर बाजवा, आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर मजीद बात। अब दूसरे कमरे अदालत तो है, इमरान खान को पहुंचना है, लेकिन इमरान खान की अब एक केस में हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। हम इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हो गए बहरहाल, और पेश होते ही ऑर्डर भी लिखवाना शुरू कर दिया और उनकी हिफाजती ज़मानत भी होगी। कुछ ही देर में दूसरे कमरे अदालत भी पहुंच जाएगा। सर क्या कहेंगे आज इस सूरत हाल के हवाले से कि इमरान खान आज बहरहाल अदालत पहुंच गए हैं और मामलात जो हैं उनके लिए यहाँ हिफाजती ज़मानत के हो गए, लेकिन जो असल केसेस हैं उसके इंसदाद दहशत गर्दी का है जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि वो मौजूद ही नहीं थे उन पर। तो इस केस में क्या मामलात होंगे सर आगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो अभी इनको बेल मिली है, ये हिफाजती बेल मिली है। ये इसलिए मिली है ताकि वो जो रेलिवेंट अदालत है उसमें पेश हो जाएं जाके, और उनको उस वक्त तक गिरफ़्तार ना किया जाए। तो अब अगर जैसे आज 3 तारीख तक उनको बेल, अगर इसी केस में बेल मिली है जो ATC ने रिजेक्ट की थी उनकी अबूरी ज़मानत, तो फिर ये इनको 3 तारीख से पहले या 3 तारीख तक वहाँ उस अदालत में पेश होना होगा, और वहाँ से उनको अपनी बेल लेनी पड़ेगी, फिर से इंटरिम बेल जो होगी। जी अच्छा, दूसरी बात ये सर कि आज 2 अदालतें हैं ना, बैंकिंग कोर्ट भी थी, फिर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत थी, दोनों ही अदालत में दरख्वास्त थी उनकी हिफाजती ज़मानत की। एक से तो उनको मिल गई है, दूसरी से भी मोस्ट प्रॉब्ली आज वो पेश हो जाएंगे तो मिल जाएगी। जो केसेस हैं जिस पर जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं, जी सर सवाल मैं पूरा कर लूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं कि बेतुके केसेस बनाए गए हैं, इनकी कोई तुक नहीं है। सर जरा केसेस के हवाले से बताएंगे कि इमरान खान को कितनी आसानी से इस केस में से क्लीन चिट मिल सकती है? देखिए केस की नौयत तो केस देख के ही बात होगी कि केस की नौयत क्या है। एक ATC कोर्ट में है, एक बैंकिंग कोर्ट में, उनकी नौयत जैसे भी हो अदालतों में पेंडिंग है, तो उनको उसमें जाके उनको केसों को लड़ना पड़ेगा और फिर उससे अपने आप को बरी कराना पड़ेगा, अगर उस पर क्रिमिनल केस है या उसके जो भी सिविल केस है। लेकिन उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए अबूरी बेल ली गई है। ये जो अब प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये होता है कि उस अदालत में पेश होकर उसमें वहाँ बेल लेने के लिए उस इंटरिम बेल तक कि उनको अरेस्ट ना किया जाए, तो वो उनको मिल गई है। अब एक अदालत से मिल गई है, अब दूसरी अदालत की तरफ वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वहाँ भी जाके वो पेश होंगे, उनको वहाँ से भी मिल जाए अबूरी ये जो प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, और फिर जाके उस अदालत में वो वहाँ उनको पेश होना होगा। सर वहाँ पेश होना पड़ेगा, ज़रूरी है कि वहाँ से अबूरी ज़मानत जो है वो उनसे ली जाए। जी बिल्कुल। देखिए ये प्रोटेक्टिव बेल इसलिए ली जाती है, प्रोटेक्टिव बेल ली इसलिए जाती है कि कोर्ट से इस्तदा ये की जाती है कि हमें उस तारीख तक हमें प्रोटेक्टिव बेल दे दीजिए ताकि हम उस अदालत में जाके अपने आप को सरेंडर कर लें उस कोर्ट में, और कोर्ट फिर उमूमन वहाँ उनको बेल देगी या नहीं देगी, वो उस कोर्ट की इस्तेहकाक है, उसकी डिस्क्रेशन है उस अदालत का। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि लेकिन पीरियड जो दिया जाएगा उस वक्त तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, प्रोटेक्टिव बेल का पीरियड होगा। राइट सर साथ ही रहेगा आबिद ज़ुबैरी साहब। समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ हैं। समी साहब, आज इमरान खान पेश हो गए, अदालती हुक्म की तामील उन्होंने की, फिर अदालत के रूबरू भी पेश हो गए, लेकिन जो आज सूरत हाल हमने देखी समी साहब, जिस तरीके से लाहौर ही निकले हैं, ऐसा लग रहा था पूरा लाहौर ही बाहर आ गया, क्या कहेंगे आप? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं क्योंकि हमें ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं और एक और बहुत बड़ा लीगल एक इशू आज पैदा हुआ है, वो सदर ममलिकत ने जो इलेक्शन की तारीख दी है 9 अप्रैल की। तो ज़ुबैरी साहब, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसका सेक्शन 57 ऐवान सदर ये कह रहा है कि उन्होंने उसको इन्वोक किया है, लेकिन जो हकूमती अकाबरीन हैं, वज़ीर कानून को मैं सुन रहा था, वज़ीर दाखिला को और फिर वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं सदर साहब पर। आप क्या समझते हैं ये जो सारा मामला है, पहले तो इस पर ज़रा अपना कमेंट फरमा दीजिए और फिर कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए शुक्रिया समी साहब। देखिए मैं आपको आइन और कानून के हिसाब से बताऊं। देखिए ये असेंबली जो डिज़ोल्व हुई है, पंजाब असेंबली की अगर हम बात करें KPK आर्टिकल 100 पंजाब असेंबली आर्टिकल 112 के तहत हुई है, वो गवर्नर ने नहीं की, तो उसमें वो 105 नहीं लगता जिसके अंदर अगर गवर्नर तहलील करता है असेंबली तो फिर गवर्नर साहब जो है उसमें डेट दे सकते हैं, तो ये उस तरह से नहीं हुई है। तो जब इसके साथ फिर आपको 224 क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब असेंबली नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व होगी
तो उसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना होता है, ये होता है। अब इसको आप सेक्शन 57 जो आपने फरमाया इलेक्शन एक्ट का, उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जी जब असेंबली डिज़ोल्व होती है नेशनल या प्रोविंशियल, तो जो उसका असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद सदर जो है वो तारीख देते हैं विद इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये इस तरह से ये तीनों आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट साथ पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह सदर ने अपनी उसको इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को सेक्शन 57 में ये डेट दे दी है। दूसरी बात आपने कही जो उनके बारे में बातें हो रही हैं, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सदर मुमलिकत हैं, हमारे वफाक की वो निशानी है, सदर मुमलिकत हैं। तो हर इंसान को आप उनसे बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके मर्तबे की उसको नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे फेडरेशन को नुकसान पहुंचेगा। आई होप ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो ये समझेंगे कि जो बातें हो रही हैं कुछ दिनों से, वो सब इस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के, इससे हमारे वफाक को नुकसान ना पहुंचे सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो अब इसका सेक्शन 57 का जो सब क्लॉज 2 है, वो ये कहती है कि विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सब सेक्शन 1 द कमीशन शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एंड बाय पब्लिकेशन ऑन इट वेबसाइट कॉल अपॉन द वोटर्स ऑफ द नोटिफाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन प्रोग्राम। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ना सदर साहब के साथ कंसल्टेशन में शरीक हुआ है, और जो उनका रवैया लग रहा है वो तो हुकूमत के साथ हैं, वजारत कानून के साथ मिलकर जवाब दे रहे हैं। अब अगर एक सीन पैदा हो जाता है, जो 9 अप्रैल की तारीख दी है सदर साहब ने, उस पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराता, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिर एक क्राइसिस हो जाएगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देखिए बिल्कुल, आप देखिए आपने बात बजा फरमाई। देखिए सेक्शन 57(1) जो है वो क्लियर है कि तारीख जो सदर साहब को देनी है जनरल इलेक्शन की, वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। लेकिन उन्होंने कमीशन को बुलाया कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने जाने से माजरत कर ली, उन्होंने ख़त लिख दिया सदर साहब को। अब सदर साहब के पास क्या इख्तियार रह जाता है? उन्होंने आज तारीख दे दी, अब कमीशन की तरफ से ये आएगा कि हमारी तो कंसल्टेशन नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि जी आई नहीं, तो अब दूसरी बात है सदर ने अब डेट दे दी, कमीशन आया नहीं है, अंडर 57(2) उनको सारा नोटिफिकेशन इशू करना है। वो इस बात से हो सकता है मना कर दें कि जी हमने तो आपसे कंसल्टेशन की नहीं, हम आपको नहीं। तो ये टोटल ब्रेक डाउन की तरफ जा रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के ब्रेक डाउन के लिए। तो इसको फिर